1980 का दशक था, जब भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका था। हर गली, हर मोहल्ले में बच्चे बल्ला गेंद लेकर इस सपने को जीने लगे थे कि एक दिन वे भी देश के लिए खेलेंगे। हैदराबाद का एक आम लेकिन अनुशासित परिवार, जहां एक लड़का अपने नाना के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा था, उसका नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहर के नाना, रिटायर्ड सरकारी अफसर, बहुत अनुशासन प्रिय थे। उनका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी ही एक इंसान को बड़ा बनाती है। वे बचपन से अजहर को यही सिखाते आए थे। अजहर पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसे खेलों में खास लगाव था और उसमें भी क्रिकेट उसके दिल की धड़कन बन चुका था। नाना ने महसूस कर लिया था कि उनके नाती में कुछ खास है। उन्होंने अजहर को स्थानीय कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। क्रिकेट की कोचिंग शुरू होते ही अजहर का जीवन जैसे एक दिशा पकड़ने लगा। नेट्स पर उसकी बैटिंग देख कोच भी हैरान हो जाता। उसकी कलाइयों की जादूगरी देखकर सभी दंग रह जाते। जब बाकी बच्चे तेज और दमदार शॉट्स खेलते, अजहर की बैटिंग में नजाकत और शैली होती, जैसे उसकी कलाइयों में संगीत हो। अजहर के संघर्ष की शुरुआत वहीं से हुई। स्कूल टूर्नामेंट्स, जिला स्तर, फिर राज्य स्तर तक का सफर उसने पूरी लगन और कठिन परिश्रम से तय किया। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, क्रिकेट गियर के लिए पैसे नहीं होते। कई बार वो उधार लिए हुए जूते और बल्ले से मैदान में उतरता, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हैदराबाद रणजी टीम में उसका चयन हो गया। घरेलू क्रिकेट में उसके शतक ने सभी का ध्यान खींचा। उसकी बल्लेबाजी में एक अलग ही परिपक्वता थी, संयम, टेक्निक और तेज तर्रार स्ट्रोक्स का अद्भुत संतुलन। चयनकर्ताओं की नज़र उस पर पड़ी और 1984 में भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए उसका चयन हो गया। अजहर का पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में था। पूरा देश उस नए खिलाड़ी को देख रहा था जिसे कलाइयों का जादूगर कहा जा रहा था। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उसने जो शतक जड़ा, उससे पूरा देश उसकी ओर देखने लगा। लेकिन अजहर के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले 2 टेस्ट मैचों में भी उसने लगातार शतक बनाए। ऐसा करने वाला वह पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया। बाहरी दुनिया के लिए अजहर अब स्टार बन चुका था, लेकिन अंदरूनी रूप से वह अभी भी वही सादा लड़का था जिसे नाना की सिखाई हुई बातें अब भी जीवन में मार्गदर्शन देती थीं। पर सफलता का असर धीरे धीरे उसकी निजी जिंदगी पर पड़ने लगा। अजहर ने अपनी बचपन की दोस्त नौरीन से शादी कर ली। नौरीन ने अजहर के संघर्ष के दिनों में उसका हर कदम पर साथ दिया था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल दिखने लगी, लेकिन क्रिकेट के बढ़ते व्यस्त कार्यक्रम, देश विदेश के दौरे और चकाचौंध की दुनिया धीरे धीरे अजहर को बदलने लगी। टीम इंडिया के भीतर भी राजनीति थी। कप्तान बनने की होड़, खिलाड़ियों के बीच ईर्ष्या, मैच में हार के लिए व्यक्तिगत आरोप, इन सब ने अजहर को अंदर से विचलित करना शुरू कर दिया। लेकिन वह अपने खेल पर केंद्रित रहा और एक समय ऐसा आया जब वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना। अजहर का कप्तान बनना एक नए युग की शुरुआत थी। उसने टीम में अनुशासन, आत्मविश्वास और आक्रामकता लाई। उसके नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक जीतें दर्ज कीं, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आने लगे। अभिनेता बन चुके क्रिकेटर की छवि मीडिया में फैल चुकी थी। उसकी स्टाइल, उसके कपड़े, उसकी लोकप्रियता बॉलीवुड सितारों को टक्कर देने लगी। और यहीं से उसकी जिंदगी में प्रवेश हुआ बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी का। संगीता से उसकी पहली मुलाकात एक विज्ञापन शूट के दौरान हुई थी। पहले सिर्फ एक प्रोफेशनल मुलाकात, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वह दोस्ती गहराने लगी। इस रिश्ते की भनक जब नौरीन को लगी तो उनके रिश्ते में दरारें आने लगीं। अजहर के लिए यह एक कठिन समय था। एक ओर क्रिकेट का दबाव, दूसरी ओर पारिवारिक जीवन का संकट। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। जितनी ऊंचाई पर अजहर पहुंच चुका था, उतनी ही गहराई में वह गिरने वाला था, एक ऐसी साजिश में जो उसके करियर, छवि और आत्मसम्मान को तहस नहस कर देने वाली थी। जारी, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे अजहर की निजी जिंदगी और क्रिकेट कैरियर टकराने लगे और कैसे मैच फिक्सिंग की परछाई उसकी छवि पर पड़ने लगी। अजहर भाग दो, मोहब्बत और मकसद के बीच की दरार। अजहरुद्दीन के जीवन की रफ्तार उस समय अपनी चरम सीमा पर थी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसकी सफलता ने उसे एक हीरो बना दिया था। कप्तान बनने के बाद भारत की कई सीरीज जीतने में उसकी भूमिका ने उसे नायक की तरह स्थापित कर दिया था। पर अब उसकी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही थी। कैमरे, रैंप शो, विज्ञापन, स्टाइल, ग्लैमर, ये सभी चीजें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन जिस बदलाव ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी, वह था संगीता बिजलानी के साथ उसका रिश्ता। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रोफेशनल परिचय था। एक विज्ञापन शूट पर मुलाकात हुई थी। संगीता उस समय बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री थीं, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और ग्लैमर वर्ल्ड में अच्छी पहचान रखने वाली। अजहर को भी पहली ही मुलाकात में उनकी सादगी और बातचीत का अंदाज पसंद आया। दोनों की रुचियों में भले फर्क हो, लेकिन एक आकर्षण था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचने लगा। क्रिकेट के लगातार दौरों और मैचों के बीच जब भी अजहर को फुर्सत मिलती, वह संगीता से मिलता। फोन पर बातचीत, गुप्त मुलाकातें और फिर धीरे धीरे खुला रिश्ता, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने कुछ समझने की फुर्सत ही नहीं पाई। लेकिन इन सबका असर उसकी वैवाहिक जिंदगी पर पड़ रहा था। नौरीन, जो शुरू से ही अजहर की सबसे बड़ी समर्थक रही थी, अब खुद को पराया महसूस करने लगी थी। वह जानती थी कि उसके पति की दुनिया बदल रही है और शायद वह खुद उसमें अब नहीं रही। रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। संवाद कम हो गया, विश्वास का स्थान शंका ने ले लिया। अजहर खुद भी दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। एक ओर वह पत्नी के साथ किए गए वादों को निभाना चाहता था, तो दूसरी ओर संगीता के साथ का आकर्षण भी नकार नहीं पा रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती, लेकिन दिल के हाथों वह बेबस हो चला था। इसी समय भारतीय क्रिकेट में एक नया दौर शुरू हो चुका था। एक ओर युवा खिलाड़ी टीम में शामिल हो रहे थे, दूसरी ओर बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। प्रायोजक, पैसा, विदेशी दौरे, ये सब क्रिकेट में नई राजनीति लेकर आया था। अजहर के नेतृत्व में टीम ने कई बार जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के साथ ही सवाल भी उठते। बोर्ड की ओर से आए दिन नए नए दबाव, चयनकर्ताओं के अनचाहे निर्णय और मीडिया की आलोचना से अजहर के मन में एक गहरी थकावट आने लगी थी। उसके साथ ही खिलाड़ी भी अब दो गुटों में बंटने लगे थे, कुछ उसके समर्थन में तो कुछ उसके खिलाफ। वहीं दूसरी ओर मीडिया की नज़र अब सिर्फ उसके खेल पर नहीं, बल्कि उसकी निजी जिंदगी पर भी थी। संगीता के साथ उसके रिश्ते की खबरें अखबारों और टीवी पर आने लगी थीं। फैंस, जो कभी उसके लिए दीवाने थे, अब सवाल उठाने लगे। एक आदर्श मुस्लिम खिलाड़ी जिसने अपनी मेहनत से मुकाम पाया, अब बॉलीवुड की चमक दमक में खो गया है। ऐसे वाक्य आम हो गए थे, पर अजहर ने इस सब पर खामोशी ओढ़ ली थी। वह सिर्फ अपने खेल में खुद को बनाए रखना चाहता था, लेकिन अब वह खेल भी उसके बस में नहीं रह गया था। दबाव, विवाद और बाहरी हस्तक्षेप के बीच उसकी बल्लेबाजी में वह पहले जैसी धार नहीं रही। और फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 1999 में दिल्ली पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। भारतीय क्रिकेट टीम में मैच फिक्सिंग की आशंका। कुछ खिलाड़ियों के नाम सामने आए और सबसे चौंकाने वाला नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन। पूरा देश स्तब्ध रह गया। जिस खिलाड़ी को भगवान की तरह पूजा गया, उस पर धोखाधड़ी और देशद्रोह का आरोप लगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया मंच पर यही चर्चा थी, क्या अजहर वाकई मैच फिक्सिंग में शामिल था? जांच एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी। कई विदेशी खिलाड़ियों के बयानों को आधार बनाया गया। हवाला डील, संदिग्ध फोन कॉल, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ खंगाला गया और अंततः बीसीसीआई ने अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। यह वह क्षण था जिसने उसके पूरे करियर, उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया। अजहर ने आरोपों से इनकार किया, बार बार खुद को निर्दोष बताया, लेकिन तब तक माहौल उसके खिलाफ बन चुका था। फैंस ने पीठ मोड़ ली, मीडिया ने उसे खलनायक बना दिया और यहाँ तक कि कई पूर्व साथी भी चुप हो गए। उसके खिलाफ चल रही जांच के बीच उसका निजी जीवन भी बिखरने लगा। नौरीन से तलाक का मामला कोर्ट में था। संगीता के साथ उसके रिश्ते पर भी अब मीडिया की तीखी नजर थी। एक वक्त जो प्यार उसकी ताकत था, अब वही उसकी कमजोरी बन चुका था। और इन सब से ऊपर जो सबसे ज्यादा टूटा था, वह था अजहर का आत्मसम्मान। जारी।
जिसमें कहानी आगे बढ़ेगी कैसे अजहर इस आरोपों से जूझता है, समाज और सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करता है और आखिरकार अपने सम्मान को वापस पाने की जंग लड़ता है। अजहर के जीवन में तूफान आ चुका था। यह सिर्फ उसके करियर का अंत नहीं था, बल्कि उसकी पहचान, उसके संघर्ष और उसकी ईमानदारी पर गहरा सवाल था। वह मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिसने 99 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, कप्तान बनकर कई ऐतिहासिक जीत दिलाई, अब अचानक देशद्रोही घोषित किया जा रहा था। बचपन में जिस मैदान पर उसने कड़ी मेहनत करके बल्लेबाजी सीखी थी, अब वहीं उसे शक की निगाहों से देखा जा रहा था। जिस भीड़ ने कभी उसके नाम के नारे लगाए थे, अब उसी भीड़ के बीच से पत्थर और सवाल बरसने लगे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट्स, स्टिंग ऑपरेशंस, हर जगह अजहर का नाम प्रमुख था, लेकिन एक विलेन की तरह। बीसीसीआई द्वारा उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बदतर हो गई थी। क्रिकेट, जो उसकी आत्मा था, अब उससे छीन लिया गया था। कई क्रिकेट स्टेडियमों में उसे घुसने की अनुमति तक नहीं दी गई। पुराने दोस्त, कोच, शुभचिंतक सभी दूर होते गए। अजहर अब अकेला था। लेकिन इस तूफान के बीच एक इंसान ऐसा था जो अभी भी उसके साथ खड़ा था, संगीता बिजलानी। जब मीडिया ने उसे भी निशाने पर लिया तो वह डटी रही। वह जानती थी कि अजहर पर जो आरोप लगे हैं वे केवल आंशिक तथ्यों और राजनीतिक षड्यंत्र पर आधारित हैं। वह उसे टूटने नहीं देना चाहती थी। संगीता ने अजहर को हिम्मत दी कि वह इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़े। लेकिन अजहर के लिए यह आसान नहीं था। एक तो पहले से ही उसका आत्मविश्वास टूट चुका था, दूसरा उसके पास अब वैसा समर्थन भी नहीं था जैसा एक स्टार खिलाड़ी को होता है। उसकी वकालत करने वाला कोई नहीं था, उल्टा सभी उसे दोषी मान चुके थे। वहीं अदालत में केस दर्ज करवाना, वकील खोजना और सबूत जुटाना, ये सब भी एक अलग लड़ाई थी। संगीता ने उसकी मदद के लिए एक नामी वकील से संपर्क किया, रितेश मेहरा, जो पहले कई जटिल मामलों को संभाल चुका था। रितेश को जब पूरा केस समझाया गया तो उसने साफ कहा, यह सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं, यह एक मानसिक युद्ध है जो तुम्हें खुद से लड़ना होगा। अजहर ने खुद को मजबूत किया और पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने कभी कोई मैच फिक्स नहीं किया, यह मेरे खिलाफ साजिश है। मैं क्रिकेट को पूजा करता हूं और कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन यह बयान काफी नहीं था। लोगों की राय बदल चुकी थी। कोर्ट में जैसे जैसे तारीखें बढ़ती गईं, केस पेचीदा होता चला गया। पुलिस और बोर्ड के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स और ट्रांजैक्शन थे जो शक पैदा करते थे, लेकिन उनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि अजहर ने जानबूझकर किसी मैच को फिक्स किया हो। रितेश ने कोर्ट में सवाल उठाए, क्या सिर्फ एक फोन कॉल मैच फिक्सिंग का प्रमाण हो सकता है? क्या कोई खिलाड़ी सिर्फ इसलिए दोषी हो सकता है क्योंकि वो किसी बुकी से मिला? क्या बीसीसीआई की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष थी? इन सवालों के जवाबों में ही केस की जड़ थी। वहीं अजहर की निजी जिंदगी भी अदालतों के गलियारों में उलझ रही थी। नौरीन से उसका तलाक अब कानूनी रूप ले चुका था। अजहर ने संगीता से शादी की, लेकिन वह शादी भी खुशहाल नहीं रही। कोर्ट केस, मीडिया ट्रायल और अंदरूनी तनावों ने उन रिश्ते को भी खोखला बना दिया। इन सब के बीच अजहर ने खुद को एक बार फिर क्रिकेट की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोच बनकर। वह चाहता था कि नए खिलाड़ियों को अपने अनुभव से दिशा दे, लेकिन बीसीसीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के चलते उसे किसी भी आधिकारिक भूमिका में स्वीकार नहीं किया गया। अजहर के लिए यह एक सामाजिक बहिष्कार था। वह मैदान से दूर दर्शक दीर्घा से खेल देखता और हर बार उसकी आंखों में वही चमक होती जो उसने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाते वक्त महसूस की थी, पर अब उसकी जगह कोई और खिलाड़ी ले चुका था। हर साल केस की तारीख आती, सुनवाई होती, पर फैसला टल जाता। लेकिन अजहर का धैर्य अब भी अडिग था। वह जानता था कि सच्चाई को वक्त लग सकता है सामने आने में, लेकिन वह आएगी जरूर। और फिर एक दिन वह आया जब न्यायपालिका ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। जज ने कहा, इस मामले में जो सबूत प्रस्तुत किए गए वे पर्याप्त नहीं हैं। बीसीसीआई की कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं थी। अजहरुद्दीन के खिलाफ लगाए गए आरोप शक के दायरे में तो आते हैं, लेकिन कोर्ट उन्हें सच्चाई के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अजहर के लिए यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, यह उसका पुनर्जन्म था। जारी।
अजहर इस जीत के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखता है, समाज की सोच से फिर से टकराता है और एक नई पहचान की ओर बढ़ता है। कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले ने जैसे अजहर की जिंदगी में नई सांसें भर दी। सालों तक अपने ऊपर लगे कलंक को ढोने के बाद एक न्यायिक वक्तव्य ने उसे उस गहरे अंधेरे से बाहर निकाल दिया जिसमें वह गिरा हुआ था। अपर्याप्त सबूत, प्रक्रिया में त्रुटि, पक्षपातपूर्ण जांच, अदालत के ये शब्द जैसे हर उस जख्म पर मरहम बनकर लगे जो समाज ने उसे दिए थे। लेकिन सच्चाई यह भी थी कि यह जीत सिर्फ कागजों पर थी। समाज, मीडिया और आम जनता का नजरिया बदलना अब भी बाकी था। अजहर जानता था कि भले ही कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया हो, लेकिन दिलों में जो दरारें पड़ चुकी थीं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा वक्त। एक तरफ कोर्ट के बाहर खड़े कैमरों की चमक ने उसकी छवि फिर से उठानी शुरू की, लेकिन मीडिया के कुछ तबके अब भी सवाल पूछ रहे थे। क्या कानून हर बार सच्चाई साबित कर सकता है? क्या केवल तकनीकी त्रुटियों के चलते कोई दोष मुक्त हो सकता है? अजहर ने इन सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब वह बहस नहीं, बस सुकून चाहता था। वापसी की राह। अपने ऊपर से आरोप हटने के बाद अजहर को बीसीसीआई से उम्मीद थी कि उसकी पाबंदी हटेगी, उसे फिर से सिस्टम में जगह मिलेगी। लेकिन बोर्ड की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। बोर्ड में नए लोग आ चुके थे, नीति बदली थी, लेकिन मानसिकता वही पुरानी थी। जिस पर एक बार दाग लगे उसे दोबारा नहीं अपनाना चाहिए। अजहर ने इस बार चुप रहने के बजाय खुलकर अपनी बात रखना शुरू किया। वह इंटरव्यू देने लगा, सेमिनार में बोलने लगा और सबसे बढ़कर युवा क्रिकेटरों से मिलने लगा। उसकी बातों में कड़वाहट नहीं बल्कि सीख होती थी। वह कहता, मैंने मैदान में बल्ला चलाया, लेकिन बाहर की दुनिया में मुझसे ज्यादा चालाक लोग थे। जो खिलाड़ी आज शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें खेल के बाहर की राजनीति से भी लड़ना सीखना होगा। धीरे धीरे लोगों की नजर में उसका सम्मान लौटने लगा। क्रिकेट के पुराने साथी जो कभी चुप थे, अब उसके समर्थन में बयान देने लगे। कुछ पत्रकारों ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक साधारण लड़का हैदराबाद की गलियों से निकलकर देश का सबसे युवा कप्तान बना और फिर राजनीति का शिकार हो गया। व्यक्तिगत जीवन की अनकही पीड़ा। जहां सार्वजनिक मंचों पर अजहर की छवि दोबारा बन रही थी, वहीं उसके निजी जीवन में अब भी शांति नहीं थी। संगीता से उसका रिश्ता अब उतना सशक्त नहीं रह गया था। उनके बीच की खामोशी अब दूरी में बदल चुकी थी। दोनों ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह अपनापन वापस नहीं आया जो शुरुआत में था। शायद समय ने उन्हें बदल दिया था, या फिर हालात ने। अंततः दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। इस बार अजहर ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी। उसने अब यह सीख लिया था कि हर बात सबको समझाना जरूरी नहीं होता। उसके बेटे मोहम्मद अयाजुद्दीन, जो एक होनहार युवा क्रिकेटर था, अब अजहर की उम्मीद बन चुका था। लेकिन नियति को शायद और परीक्षा लेनी थी। एक बाइक एक्सीडेंट में अयाज की मौत ने अजहर की आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। एक पिता के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। वह टूटा, बिखरा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की याद में हैदराबाद में एक स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की, जहां आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती थी। राजनीति की पारी। अजहर को अब समझ आ चुका था कि केवल खेल के मैदान से बदलाव नहीं आता, उसे सिस्टम के भीतर जाकर परिवर्तन लाना होगा। और इसलिए उसने राजनीति में कदम रखा। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ा और एक चुनाव जीतकर सांसद बना। राजनीति में आने के बाद भी कई आलोचक बोले, अब क्रिकेटर नेतागिरी करेगा। लेकिन अजहर शांत रहा। उसे पता था कि आलोचना उसके जीवन की स्थायी साथी बन चुकी है। सांसद के रूप में उसने खेल, शिक्षा और युवा विकास से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया। मीडिया की सुर्खियों से दूर वह अब काम से अपनी पहचान बना रहा था। आत्मचिंतन की दिशा। समय ने धीरे धीरे उसके जख्मों को भरा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ नमी छोड़ जाते हैं। अजहर ने अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखा। नाना की सीख, नौरीन का साथ, संगीता का प्यार, बेटे की मौत, कोर्ट की लड़ाई, मीडिया का अत्याचार, इन सब ने उसे गढ़ा था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने बिना किसी पर दोष मढ़े पूरी ईमानदारी से सब कुछ बयान किया। वह किताब एक प्रेरणा बनी उन युवाओं के लिए जो संघर्षों के बीच खुद को अकेला महसूस करते हैं। अजहर ने यह साबित कर दिया कि गलत आरोपों से बिखरना नहीं, बल्कि उठ खड़ा होना ही असली जीत होती है।
जारी। अजहर की जिंदगी में एक नई परिपक्वता आती है और वह समाज, खेल और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर उभरता है। अजहर भाग 5, प्रेरणा की पहचान। हैदराबाद की शामें अब अजहर को शांत लगने लगी थीं। जब वह बालकनी में बैठकर सूरज को ढलते देखता तो उसे जिंदगी की अस्थायिता का बोध होता। जो चीजें कभी हमेशा के लिए लगती थीं, जैसे प्यार, शोहरत, रिश्ते, मैदान, तालियां, वे सब एक दिन खो सकती थीं। लेकिन इंसान का असली परिचय यही होता है कि वह इन सब के बाद किस तरह जीता है। यादों का झरोखा। एक दिन वह अपनी किताब की पांडुलिपि के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचा। उसमें उसने एक अध्याय का शीर्षक दिया, मुझे माफ कर देना क्रिकेट। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की क्रिकेट से बातचीत नहीं थी, बल्कि उस आत्मग्लानि का स्वरूप था जो वह अपने भीतर वर्षों से संजोए हुए था। उसने लिखा, मैंने तुझसे प्यार किया, तुझे पूजा, लेकिन तुझसे ही छीना गया। शायद मैं कुछ गलत नहीं था, लेकिन मैं समय पर सही भी नहीं था। आज भी जब टीवी पर किसी बल्लेबाज को स्विंग गेंद पर बीट होते देखता हूं तो दिल करता है जाकर क्रीज पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन अब ये तेरा समय नहीं है अजहर। तू अब दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। क्रिकेट से नई भूमिका। अजहर ने तय किया कि वह अब खुद को क्रिकेट से दूर नहीं रखेगा, लेकिन इस बार वो बल्ला नहीं उठाएगा, बल्कि कलम और वाणी से क्रिकेट को दिशा देगा। उसने अपनी अय्याज क्रिकेट अकादमी को और विकसित किया। उसने अनुभवी कोच, फिजियो, खेल मनोवैज्ञानिक और स्काउट्स की टीम बनाई। वह चाहता था कि छोटे शहरों और गांवों से भी सच्ची प्रतिभा निकले बिना किसी सिफारिश और राजनीति के। हर दिन अकादमी में पहुंचकर वह बच्चों को सिखाता, कैसे फुटवर्क में स्थिरता लाते हैं, कैसे गेंदबाज की आंखों में देखकर उसकी अगली चाल भांपते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे मैदान के बाहर संयम रखते हैं। अजहर जानता था कि एक खिलाड़ी को सिर्फ तकनीक ही नहीं, चरित्र भी चाहिए। जल्द ही उसकी अकादमी के लड़के जिला स्तर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने लगे। क्रिकेट बोर्ड की आंखें उस पर फिर से टिकीं, लेकिन अब सम्मान के साथ। युवा खिलाड़ियों का संरक्षक। अजहर की जिंदगी की नई परिभाषा बन चुकी थी संरक्षक। आईपीएल के कुछ फ्रेंचाइजी ने उसे मेंटर के रूप में आमंत्रित किया। वह युवाओं के लिए गाइड बन गया। कई बार युवा बल्लेबाज उसे आकर कहते, सर, आपने जैसे फुल फ्लिक शॉट मारा था 1990 के लॉर्ड्स टेस्ट में, वैसा हम भी करना चाहते हैं। अजहर मुस्कुरा देता, पहले उस गेंद को समझो, फिर जवाब दो। हड़बड़ी नहीं करनी बेटा, हर गेंद पर चौका नहीं मारते। कुछ को छोड़ना भी जरूरी होता है, मैदान में भी, जिंदगी में भी। वह सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखा रहा था, जिंदगी का पाठ पढ़ा रहा था। समाज सेवा और नए रिश्ते। राजनीति में उसकी सक्रियता अब सीमित हो गई थी, लेकिन समाज सेवा में उसका रुझान बढ़ता गया। उसने गांवों में खेल मैदान, पुस्तकालय और करियर काउंसलिंग सेंटर बनवाए। उसकी सोच स्पष्ट थी, अगर मेरे साथ कोई सच्चा नहीं था तो मैं अगली पीढ़ी के साथ सच्चा बनूंगा। इस बीच उसके जीवन में एक और मोड़ आया। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो उसकी अकादमी से जुड़ी हुई थी, शायना, उससे करीब हो गई। शायना गंभीर थी, लेकिन भावुक भी। उसने कभी अजहर से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा सुकून देती थी। अजहर को उस शांति की तलाश थी जिसमें कोई सवाल न हो, और शायना ने उसे वह दिया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझा और समाज से दूर, सादगी से एक नई शुरुआत की। पुरस्कृत, परिपक्व और प्रेरणादायी। कुछ वर्षों बाद जब अजहर को खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बुलाया गया, तो पूरे देश ने देखा कि कैसे एक खिलाड़ी जो कभी राष्ट्र के लिए गर्व था और फिर घृणा का पात्र बना, अब प्रेरणा की प्रतिमा बन चुका था। उसके भाषण के शब्द सीधे दिल को छूते थे। मैंने जीवन में बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह तब होता जब मैं इन गलतियों से कुछ सीखता नहीं। क्रिकेट ने मुझे नाम दिया, बदनामी दी और फिर मुझे पहचान दी। जो खिलाड़ी आज आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें यही कहूंगा, खेल सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं, स्वयं से मिलने की यात्रा है। नया अजहर। अब अजहर का जीवन संघर्षों का संग्रह नहीं, बल्कि सुनहरी सीखों की गाथा बन चुका था। उसने कभी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए चिल्लाया नहीं, उसने अपने कर्मों से खुद को साबित किया। लोग आज भी उससे मिलकर कहते हैं, सर, आपसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य है।
और वह जवाब देता, मुझसे मत मिलो बेटा। मेरे अनुभव से मिलो, वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। अपने अंतिम दिनों में एक ऐसी विरासत छोड़ता है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि चरित्र और साहस का आदर्श बनती है। अजहर भाग 6। विरासत का निर्माण। हैदराबाद की सुबहें अब शांत थीं। जिस शहर ने कभी अजहर को जन्म दिया, जिसने उसकी बल्लेबाजी की गूंज मैदानों से लेकर अखबारों तक सुनी, अब वही शहर उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। अब वह ये मैच फिक्सिंग में आरोपी खिलाड़ी नहीं था। अब वह बीते जमाने का एक बल्लेबाज भी नहीं था। अब वह बन चुका था प्रेरणा, एक प्रतीक, एक शिक्षाविद, एक संरक्षक। बदलती सोच, बदलता जमाना, समय बदला। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, अब एक व्यवसाय और भावना का मेल बन चुका था। नई तकनीकें, T20 लीग्स, डाटा एनालिटिक्स, विदेशी कोच, सबने खेल को एक नया रूप दे दिया। परंतु इन सबके बीच भी अजहर की बातों में एक शुद्धता थी जो दिल छू जाती। IPL के एक युवा खिलाड़ी ने एक दिन पूछा, सर, अब सबके पास सोशल मीडिया है, ब्रांड्स हैं, नाम है, फिर भी कुछ लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्यों? अजहर कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, क्योंकि नाम बाहर ही होता है, आत्मसम्मान अंदर से आता है। जब बाहर का नाम अंदर के आत्मसम्मान को दबा दे, तब खिलाड़ी बिखरता है। यह जवाब आज उस युवा खिलाड़ी के जीवन का मूल मंत्र बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में कदम। अजहर ने तय किया कि अब केवल क्रिकेट अकादमी काफी नहीं, उसे एक ऐसा संस्थान बनाना है जो खेल और जीवन दोनों की शिक्षा दे। और इसी सोच से जन्म हुआ अजहर सेंटर फॉर स्पोर्ट कैरेक्टर। यह संस्थान न सिर्फ क्रिकेट सिखाता बल्कि साथ में मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण, वैचारिक स्पष्टता और नैतिकता जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण देता। हर सत्र में खिलाड़ी के साथ एक परामर्शदाता, काउंसलर और एक दार्शनिक शिक्षक भी होता। यह एक क्रांतिकारी पहल थी। पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना। इस नई यात्रा में अजहर ने पुराने रिश्तों की ओर भी कदम बढ़ाए। वह एक दिन नौरीन से मिलने गया। दोनों के बीच चुप्पी थी, पर आंखों में गहराई थी। नौरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अजहर, तुमने खुद को फिर से खड़ा किया। मैं जानती थी तुम करोगे। मैंने तुम्हें कभी नफरत से नहीं देखा। अजहर के लिए यह शब्दों से परे शांति थी। वह अब समझ चुका था कि रिश्ते सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, बल्कि समय आने पर साथ खड़े रहने की भावना भी होते हैं। अंतिम मैदान। अजहर की उम्र अब 60 पार कर चुकी थी, लेकिन उसका जोश वैसा ही था। वह अब भी सुबह 5 बजे मैदान में बच्चों के साथ आता, खुद थ्रो करता, गेंदबाजी करवाता, फिर चाय के साथ बैठकर कहानियां सुनाता। एक दिन जब मीडिया ने उसके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की घोषणा की, तो एक संवाददाता ने पूछा, सर, क्या आपको लगता है आपकी पूरी कहानी लोगों को समझ आ पाएगी? अजहर मुस्कुराया, नहीं, शायद नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा ये समझ पाए कि जिंदगी गिरने के बाद खत्म नहीं होती, तो मेरी कहानी सफल होगी। एक आखिरी भाषण। अखिल भारतीय खेल विज्ञान सम्मेलन में अजहर को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। वहां देश भर से खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मनोवैज्ञानिक और युवा छात्र मौजूद थे। अजहर का भाषण कोई स्क्रिप्ट नहीं था। वह दिल से बोला, मुझे मैदान से मोहब्बत थी और मैंने उसी मैदान में सबसे ज्यादा चोट खाई, लेकिन मैं फिर भी मैदान में लौटा, क्योंकि मोहब्बत से भागा नहीं जाता। अगर तुम्हारे ऊपर कोई गलत आरोप लगे तो लड़ो, लेकिन अपने तरीके से, अपनी गरिमा से। जिंदगी हमेशा तुम्हें वापस नहीं बुलाती, लेकिन अगर तुम तैयार रहो तो दोबारा मौका जरूर देती है। और याद रखना, खिलाड़ी बनना आसान है, इंसान बने रहना मुश्किल। पर अगर तुम इंसान बने रहो तो वक्त एक दिन जरूर कहेगा, अजहर जैसा बनो। तालियों की गूंज में अजहर ने देखा, पहली पंक्ति में बैठा एक बच्चा उसकी तरह सफेद टोपी पहने था। उसकी आंखों में वही जज्बा था जो कभी अजहर की आंखों में था। शायद वही उसकी विरासत था। अजहर का नाम भारतीय खेल संस्कृति का स्थायी प्रेरणा स्रोत बनता है और आने वाली पीढ़ियां कैसे उसकी सीखों को अपनाती हैं। अजहर भाग 7, प्रेरणा जो अमर हो गई। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।
मैदान की हलचल, तालियों की गूंज, कैमरों की चमक और सवालों की आंधी, ये सब एक समय बाद थम जाते हैं, पर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। अजहर की कहानी अब केवल उसके जीवन की कहानी नहीं रह गई थी। अब यह हर उस व्यक्ति की कहानी बन चुकी थी जो गिरा, लेकिन रुका नहीं। जीवित प्रेरणा का प्रतीक। अब अजहर हैदराबाद में अपने संस्थान की देखरेख करता था, लेकिन देश भर में उसके भाषणों, लेखों और कार्यशालाओं, वर्कशॉप्स की मांग थी। कई राज्यों के युवा कार्यक्रमों में उसे बुलाया जाता, जहां वह सिर्फ क्रिकेट की नहीं, चरित्र निर्माण की बातें करता। उसके शब्द अब किताबों में भी जगह पा चुके थे। उसकी आत्मकथा बियॉन्ड द फ्लिक शॉट देश भर की युवा पीढ़ी के लिए आत्मबल और आत्मचिंतन की पुस्तक बन गई। इस पुस्तक में उसने लिखा, सच सिर्फ वो नहीं होता जो अदालत में साबित होता है। सच वो होता है जिसे आप दिल में हर दिन जीते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी ईमानदार रहना ही असली न्याय है। राष्ट्रीय पहचान और सम्मान। 2029 में भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, अजहरुद्दीन न सिर्फ एक क्रिकेटर हैं, बल्कि भारत के युवा वर्ग के लिए साहस की मूर्ति हैं, जिन्होंने गलतियों से सीखा और खुद को फिर से गढ़ा। उस दिन सिर्फ अजहर ही नहीं, पूरी खेल बिरादरी गर्व से मुस्कुरा रही थी। नई पीढ़ी, पुराना आदर्श। संस्थान के छात्रों में से कई अब भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों का हिस्सा बन चुके थे। हर कोई इंटरव्यू में एक ही बात कहता, हमने क्रिकेट के गुर कोचों से सीखे, पर क्रिकेट का अर्थ अजहर सर से सीखा। एक छात्र आर्यन खान, जो गांव से आया था और अब भारत की U19 टीम का कप्तान बन चुका था, वह हमेशा अपने दस्ताने पर लिखा रखता, बी लाइक अजहर, फॉल इफ यू मस्ट, बट राइज विथ फेथ। जीवन का अंतिम अध्याय। अजहर अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया था जहां शरीर धीरे चलता था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं अधिक तेज। उसने शायना के साथ मिलकर एक फाउंडेशन की स्थापना की, इनसाइड एज रीबिल्डिंग थ्रू स्पोर्ट्स, जो जेलों में बंद युवाओं को खेल के जरिए पुनर्वास की दिशा देता था। यह अजहर की सोच का परिष्कृत रूप था। हर वो आत्मा जो गलत राह पर चली गई, वो खत्म नहीं होती, बस उसे एक नई दिशा चाहिए। क्रिकेट की आत्मा में जगह। BCCI ने उसे वर्ष 2031 में क्रिकेट सलाहकार समिति का प्रमुख बनाया। अब उसका अनुभव सिर्फ युवाओं को नहीं, भारतीय क्रिकेट की नीति और संस्कृति को दिशा देने लगा। उसकी पहल पर कई नई बातें हुईं। हर खिलाड़ी को मानसिक स्वास्थ्य सहायता, अंडर-20 खिलाड़ियों के लिए चरित्र निर्माण कार्यक्रम, कोचिंग स्टाफ के लिए नैतिक नेतृत्व प्रशिक्षण, और अंत में एक दिन संस्थान के मैदान पर एक बालक अभ्यास कर रहा था। अजहर दूर से उसे देख रहा था, उसकी चाल, उसका समर्पण, उसकी आंखों का फोकस। अचानक बालक दौड़कर आया और बोला, सर, क्या मैं एक दिन भारत के लिए खेल सकता हूं? अजहर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगर मैदान से पहले मन में जीतना सीख गया तो जरूर। उस दिन शाम को जब अजहर घर लौटा, वह कुछ थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। शायना ने पूछा, आज ज्यादा थक गए? वह बोला, नहीं, आज बहुत कुछ पूरा हो गया। रात को वह सोया और फिर नहीं जागा, लेकिन उसकी आंखों में जो आखिरी छवि थी, वो उस छोटे बालक की थी जिसने उससे पूछा था, सर, क्या मैं एक दिन भारत के लिए खेल सकता हूं? एक विरासत जो अमर रही। अजहर के जाने के बाद देश भर में शोक की लहर थी, लेकिन यह शोक अंधकार नहीं, बल्कि प्रेरणा की लौ बन चुका था। उसके नाम पर हर राज्य में खेल संस्थान खुले। BCCI ने हर साल अजहरुद्दीन पुरस्कार की घोषणा की उस खिलाड़ी को जो चरित्र, संयम और समर्पण के साथ खेले। लोग आज भी कहते हैं, वह जो कभी गिरा था, सबसे ऊंचा उठा और फिर कभी झुका नहीं। अजहर के बाद भी उसकी सोच और सिद्धांत कैसे भारतीय समाज और खेल संस्कृति में जड़ें जमाए रखते हैं। अजहर भाग 8, एक विरासत जो विचार बन गई। प्रेरणा का एक युग शुरू। अजहर की मृत्यु के बाद राष्ट्र ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। यह केवल एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि एक संघर्षशील विचारधारा को श्रद्धांजलि थी।
उसके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उमड़ी। केवल क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, बल्कि शिक्षक, युवा नेता, खिलाड़ी, बुजुर्ग और वे लोग भी जो कभी गलतियां कर चुके थे, सब शामिल हुए। क्योंकि अब अजहर केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वह बन चुका था एक संघर्ष और पुनरुत्थान का प्रतीक। अजहर स्कूल ऑफ माइंड एंड मोरालिटी। शाइना ने अजहर की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए एक नया शिक्षण संस्थान स्थापित किया, अजहर स्कूल ऑफ माइंड एंड मोरालिटी, ASMM। यह स्कूल सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जीवन के मूलभूत विषय सिखाता था। विवेक और नैतिक निर्णय, गिरने के बाद खड़े होने की मानसिक शक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी, क्रिकेट और जीवन में समानताओं का विश्लेषण। हर साल देश भर के 1000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ आते और सीखते कि हार से लड़कर जीत कैसे गढ़ी जाती है। अजहर लीग एक खेल, एक विचार। 2035 में भारत में पहली बार अजहर लीग का आयोजन हुआ, एक अंडर-19 क्रिकेट लीग जो सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि चरित्र, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करती थी। इस लीग का उद्देश्य था कैरेक्टर बिफोर करियर। इसमें खिलाड़ियों को फिक्सिंग, प्रलोभन, नकारात्मक मनोवृत्तियों से कैसे निपटें, इसकी संगठित ट्रेनिंग दी जाती। एक कमेंटेटर ने कहा, आज के बच्चे सिर्फ शॉट नहीं सीख रहे, वो सही और गलत की पहचान भी सीख रहे हैं। विश्व मंच पर सम्मान। संयुक्त राष्ट्र ने अजहर की कहानी को एक केस स्टडी के रूप में स्वीकार किया। विश्वविद्यालयों ने उस पर शोध किए जिनका विषय था द फॉल एंड राइज, एथिक्स इन कंपेटिटिव स्पोर्ट्स। अजहर की आत्मकथा अब विश्व की 30 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड और टोक्यो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में इसे अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाया गया। युवा चेतना आंदोलन। अजहर की सोच अब केवल अकादमी तक सीमित नहीं थी। देश भर के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में युवा चेतना मंच शुरू हुए, जहां अजहर के शब्दों को ध्वनि प्रणाली में सुना जाता। इन मंचों पर लिखी एक लाइन जन जन का नारा बन गई। गिरा तो क्या हुआ, खड़ा होना जानते हैं हम अजहर हैं। परिवार की भूमिका। अजहर का बेटा असद, जो स्वयं भी एक खिलाड़ी और उद्यमी बन चुका था, उसने अपने पिता के अधूरे कार्यों को गति दी। उसने एक नई पहल की, प्रोजेक्ट रिडेम्पशन, जिसके तहत उन खिलाड़ियों को दोबारा मौका दिया जाता जो कभी भ्रष्टाचार, आचरण दोष या मानसिक अवसाद के कारण खेल से बाहर हो गए थे। इस प्रोजेक्ट की टैगलाइन थी, गलती आखिर में नहीं, शुरुआत में भी हो सकती है। फिल्म और थिएटर में अजहर। 2038 में अजहर पर बनी एक थिएटर श्रृंखला रेत से हीरा को राष्ट्रीय नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। वहीं नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ने उसके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू की, इनसाइड अजहर, जो युवाओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में शामिल हो गई। अंतिम स्मृति, उस बल्ले की पूजा। एक शाम ASMM के संग्रहालय में एक छोटे बच्चे ने अजहर का वो बल्ला देखा जिससे उसने पहली अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी मारी थी। बच्चे ने उसे हाथ से छू पूछा, क्या ये वही बल्ला है जिससे उन्होंने दुनिया को बताया था कि वो खेलना जानते हैं? क्यूरेटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, ये वो बल्ला है जिससे उन्होंने दुनिया को बताया कि गिरकर भी उठना एक कला है। एक विचार जो जिंदा रहेगा। अजहर अब भले ही भौतिक रूप से नहीं था, लेकिन उसके विचार हर क्षेत्र में जिंदा थे। खेल में, शिक्षा में, समाज में, युवाओं की मानसिकता में। और उसकी सबसे बड़ी विरासत थी, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, चाहे दुनिया मुंह मोड़ ले। जारी दिखाया जाएगा कि अजहर के विचारों पर आधारित आंदोलन कैसे राजनीति, युवा नीति और भारतीय चेतना में बदलाव लाता है। अजहर भाग 9। विचार से आंदोलन तक, आदर्शों से उपजी नीति। जब किसी विचार को लोग अपनाने लगते हैं तो वह आदर्श बनता है, और जब कोई आदर्श पूरे देश में स्वीकारा जाने लगे तो वह नीति बनता है। अजहर की सोच चरित्र पहले, करियर बाद, अब शिक्षा मंत्रालय की सोच बन चुकी थी। 2039 में भारत सरकार ने एक नई युवा नीति घोषित की, नैतिक खेल और नेतृत्व निर्माण अधिनियम 2040 में, जिसमें अजहर के संस्थानों द्वारा विकसित चारित्रिक शिक्षण मॉडल को देश भर के स्कूलों में लागू किया गया। इस नीति में 3 मुख्य बिंदु थे। खेल के माध्यम से नैतिक शिक्षा, गिरने के बाद पुनर्निर्माण की मानसिक प्रक्रिया, जन सेवा में खेल मूल्यों का उपयोग, राजनीतिक दलों में नई बहस। राजनीति में अब युवा वोटर एक नई मांग के साथ सामने आने लगे थे।
हमें नेता चाहिए जो सिर्फ काम करे, आरोप लगने पर भागे नहीं, अजहर की तरह लड़े। राजनीतिक चर्चाओं में बार बार अजहर का नाम उदाहरण बनकर उभरने लगा। एक युवा विधायक ने संसद में कहा, हमारे समाज को अजहर की तरह लोगों की जरूरत है जो गिरने के बाद खड़े हो सकें और दूसरों को भी खड़ा कर सकें। सत्य युवा आंदोलन की शुरुआत अजहर के बेटे असद और उनकी टीम ने देश भर में एक नया अभियान शुरू किया, सत्य युवा, सत्य युवा। इसका उद्देश्य था कॉलेज और विश्वविद्यालयों में चरित्र निर्माण सत्र कराना, खेल के माध्यम से ईमानदारी और आत्मबल का निर्माण, जेलों और सुधार गृहों में खिलाड़ियों और सुधारित युवाओं की बातचीत। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि यह नारेबाजी नहीं करता था, यह विचार बोता था। और वह विचार था, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन सुधार वही कर सकता है जिसने खुद से नजरें नहीं चुराईं। अजहर दर्शन शिक्षा और दर्शन शास्त्र में प्रवेश। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने अजहर दर्शन नामक एक नया वैकल्पिक विषय शुरू किया। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन होता था: व्यक्तिगत चरित्र और सार्वजनिक छवि के बीच संतुलन, आत्मग्लानि से आत्मनिर्माण तक की यात्रा, गलतियों को स्वीकारने की नैतिकता, संघर्ष से उत्पन्न नेतृत्व। प्रोफेसर लोग कहते, अजहर सिर्फ क्रिकेटर नहीं, वह दर्शन शास्त्र की एक जीवित मिसाल थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अब भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी अजहर की सोच से प्रभावित हो रहे थे। दक्षिण अफ्रीका, केन्या, बांग्लादेश और अर्जेंटीना जैसे देशों में अजहर वैल्यूज इन स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल इंटेग्रिटी आइकॉन की उपाधि मरणोपरांत प्रदान की। अजहर डॉक्ट्रिन, अंतर्राष्ट्रीय युवा नैतिकता मॉडल। 2042 में यूनेस्को ने अजहर डॉक्ट्रिन को ग्लोबल एथिकल यूथ फ्रेमवर्क के रूप में अपनाया। इसके 3 मूल स्तंभ थे: एक्सेप्ट मिस्टेक्स, डोंट सरेंडर, लीड विथ ह्यूमिलिटी, राइज विथ कैरेक्टर, सर्व इवन आफ्टर यू फॉल। इसका मूल उद्देश्य था दुनिया भर के युवाओं को यह सिखाना कि सम्मान खोने से नहीं, सम्मान वापस कमाने से महानता मिलती है। कला, साहित्य और संस्कृति में अजहर। 2043 में नेशनल अजहर लिटरेचर अवार्ड की शुरुआत हुई, जो उन लेखकों को दिया जाता है जो संघर्ष, नैतिकता और आत्मनिर्माण पर लिखते हैं। थिएटर, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, पोएट्री, सब में एक ही विषय लोकप्रिय था: वो जो टूटा पर झुका नहीं। और अंततः विचार जो कभी मिट नहीं सकता। हर वर्ष 8 फरवरी को नेशनल रिडेम्पशन दिन घोषित किया गया, जिस दिन अजहर ने बीसीसीआई केस में न्यायालय से जीत पाई थी। इस दिन देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और खेल संस्थानों में चरित्र प्लेज ली जाती है। मैं गिरूंगा तो भागूंगा नहीं, मैं झुकूंगा तो टूटूंगा नहीं, और जब उठूंगा तो दूसरों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊंगा। अजहर की विरासत किस प्रकार भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में स्थायी रूप से समाहित हो जाती है। अजहर भाग 10। एक विचार जो भारत बन गया। हर भारतवासी में अजहर। 2045 तक आते आते अजहर की छवि एक आदर्श पुरुष की तरह बन चुकी थी। लेकिन यह आदर्श केवल क्रिकेटर होने के कारण नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो ईमानदारी, स्वीकार्यता, सुधार और समर्पण का प्रतीक था। अब बच्चे जब गलती करते थे तो माँ डांटने की जगह कहती, गलती हो गई तो क्या हुआ, अजहर को याद कर, सुधार कर। अब टीचर में बच्चों को डांटने की बजाय समझाते, हर अजहर बनने से पहले अंधेरा सहता है, तो खोलो, उठो। ये एक ऐसे बदलाव की शुरुआत थी जो सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी था। अजहर ग्राम योजना, हर गांव में खेल, हर खेल में संस्कार। सरकार ने अजहर ग्राम योजना शुरू की, जिसमें हर गांव में एक मिनी स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया। इन सेंटरों में सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जीवन मूल्य भी सिखाए जाते थे। सत्य बोलना, परिस्थिति में संयम, गिरने पर स्वयं उठना, दूसरों को भी संभालना। इस योजना ने ग्रामीण युवाओं को आत्मबल दिया। शिक्षा में अजहर तत्व। अब एनसीईआरटी की नई पुस्तकों में अजहर तत्व अध्याय शामिल था, जिसमें बच्चों को 3 कहानियां पढ़ाई जाती थीं। अभिमान और पतन। कैसे नाम से ज्यादा काम जरूरी है।
गलती और पुनरुत्थान स्वीकार करना, सुधारना, संघर्ष और सेवा, स्वयं उठना और दूसरों को उठाना। इन कहानियों ने बच्चों को वह नैतिकता दी जो उन्हें जीवन भर मार्गदर्शन देती। हर खेल में अजहर का आदर्श। 2046 में बीसीसीआई ने एक नियम बनाया। हर राष्ट्रीय खिलाड़ी को एक कैरेक्टर लीडरशिप सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यह सर्टिफिकेट अजहर संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर ही मिलता। अब हर खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले अपने भीतर उतरता। भारत का मनोविज्ञान बदला। समाज अब केवल सफलता को नहीं बल्कि पुनः खड़े होने की क्षमता को भी उतना ही महत्व देने लगा था। साक्षात्कारों में नौकरी देने वाले पूछते, क्या आपने कभी असफलता देखी और क्या उससे बाहर निकले? उत्तर आता, हाँ, जैसे अजहर निकले थे। अजहर स्मृति संग्रहालय एक यात्रा आत्मा की। 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने अजहर म्यूजियम ऑफ मॉरल रेनेसांस का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय सिर्फ ट्रॉफियां और तस्वीरें नहीं रखता था, यह लोगों को उनकी आत्मा के आईने में झांकना सिखाता था। प्रवेश करते ही एक आवाज सुनाई देती थी, मैं गिरा था लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने सुधार किया। क्योंकि माफी शब्दों से होती है पर सुधार कर्म से। अजहर एक राष्ट्र की आत्मा में। 2048 में टाइम मैगजीन ने भारत को दुनिया का मोस्ट एथिकली प्रोग्रेसिव नेशन घोषित किया। इस रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने पिछले 20 वर्षों में जिस नैतिक विकास को अपनाया है उसका सबसे बड़ा प्रेरक एक क्रिकेटर था, मोहम्मद अजहरुद्दीन। और यही थी उस कहानी की पूर्णता, जहां एक खिलाड़ी जिसने अपना नाम खोया था, अपना नाम नहीं, एक विचार छोड़ गया जो कभी मिट नहीं सकता। अंतिम दृश्य एक स्मृति। एएसएमएम के मैदान में एक छोटा बालक नेट प्रैक्टिस कर रहा है। वह गिर जाता है। कोच दूर से चिल्लाता है, क्या हुआ? बच्चा मुस्कुराकर उठता है और कहता है, कुछ नहीं सर, अजहर की तरह गिरा हूं, अब उठ भी जाऊंगा।